हेलो एवरीवन, आई एम शुभम देशमुख एंड वेलकम यू ऑल टू राव एकेडमी। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी मेंस में जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें जो यूनिट सेकंड है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होती क्या है और इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, वो सारा हम डील करने की कोशिश करेंगे ये वाली क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं कि इसके पहले वाली क्लास में हमने देखे थे फिस्कल पॉलिसी और अब हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि फिस्कल पॉलिसी मतलब जब भी इकोनॉमी में हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना रहे या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये वाली चीजों को हमें कंट्रोल करना रहे तो हम जिस पॉलिसी को यूज करते हैं उसे ही हमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जब ये सरकार अपनी नीतियां बनाती है, गवर्नमेंट जब इसे कंट्रोल करती है तो उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और जब हमारा सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सब चीजों को कंट्रोल करता है तो उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो यही अंतर रहता है फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में। आज हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे हमारे जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और यहाँ पे अपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है जिसके माध्यम से यहाँ पे मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, इट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेजेस द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उसका अर्थव्यवस्था का साइज क्या होगा, उसमें मनी सप्लाई किस तरीके से होगा और अगर उस अर्थव्यवस्था को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कदम उठाता है उसे ही हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मनी दैट फ्लोज थ्रू द इकोनॉमी। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई जो आपको मॉनेटरी पॉलिसी में आए तो आप ये लिखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, कि जो इसी ही हम कहते हैं हिंदी में मौद्रिक नीति, कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैं आपको बताऊं कि फिस्कल पॉलिसी रहे या मॉनेटरी पॉलिसी रहे, इन दोनों का उद्देश्य यही रहता है कि कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़े, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा उसमें इक्विलिब्रियम आए, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, इंपोर्ट को रिड्यूस करें, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जैसी समस्याएं हमें कम करें। इन सब का उद्देश्य जो मॉनेटरी पॉलिसी और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसका उद्देश्य यही रहता है कि इन सब चीजों को हम कंट्रोल कर सके। तो यही चीजें लिखी हुई है यहाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली चीज ये बोल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्टिव इसका यही रहता है कि सभी लोगों को हम क्या कर सके, इस तरह की नीति बनाए सभी लोगों को रोजगार की उपलब्धता हो सके। देन सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है, मतलब आर्थिक विकास अचीव करना है और बेहतर आर्थिक विकास, अच्छे आर्थिक विकास के लिए ये मौद्रिक नीति समय समय पर अब कुछ चेंजेस करती रहती है, कुछ परिवर्तन करती रहती है जिससे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे। थर्ड वन इज प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब मूल्य में स्थिरता रहे, बहुत ज्यादा प्राइसेस ना बढ़ जाए, बहुत कम ना हो जाए, मतलब इन्फ्लेशन ना हो जाए और ना ही डिफ्लेशन हो। एक जो प्राइसेस है, हमारी जो मूल्य है उसमें स्थिरता मेंटेन रहे, इसका ही काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स यही है। देन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, मतलब जो भी एक्सचेंज हम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चीजें कर रहे हैं उसमें क्या रहे, हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। एंड रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, हमारे देश में जो आर्थिक विषमता रहेगी, आर्थिक असमानता रहेगी, उस आर्थिक असमानता को कम करने का काम ये मॉनेटरी पॉलिसी अपने कार्यों के माध्यम से करता है। यही सेम ऑब्जेक्टिव्स आपको फिस्कल पॉलिसी के भी देखने को मिलेंगे कि फिस्कल पॉलिसी, लेकिन वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है वो बनाएगी फिस्कल पॉलिसी। और यहीं पे ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, ये मौद्रिक नीतियों का क्रियान्वयन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। अब यही मॉनेटरी पॉलिसी को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किन आधारों पर या किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो दो तरह के टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा होता है हमारा क्वालिटेटिव टूल। ये दो मेथड बोलते हैं, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या मेथड्स ऑफ
मनी सप्लाई या तो हम कहें टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और ये दो होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव नाम से ही क्लियर है कि जब हम जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें जो हमारा मनी फ्लो है उसकी क्वांटिटी पे हम ध्यान देंगे, उस क्वांटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो सारे टूल्स कहलाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव मेथड। और जब हम जो मनी सप्लाई है या मनी फ्लो है उसके नंबर्स पे फोकस नहीं करते हैं, उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि किस तरीके का मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, या किस सेक्टर में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मनी सप्लाई है, वो ज्यादा होना चाहिए, तब जो टूल का यूज करते हैं वो सारे टूल्स हमारे क्वालिटेटिव टूल्स कहलाते हैं, क्वालिटेटिव मेथड कहलाते हैं। एक एक करके हम इन्हें देखते हैं कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड, यहां पे यही चीज लिखी हुई है, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर एम्ड एट कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आप समझ लीजिए कि पैसे का जो इकोनॉमी में फ्लो है या क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने के जो टूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स कहलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, आपने सुना ही होगा पहले से, अभी हम एक एक करके उसे पढ़ेंगे। जैसे MSF बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, CRR हो गए, SLR हो गए, ये सब कहलाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। और यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे लिखा ही हुआ है कि MSF हो गया और रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबको हम देखते हैं कि आखिर होते क्या है। सो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब जब भी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो, इकोनॉमी में कितना जो क्वांटिटी हो क्रेडिट की, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो इन माध्यमों से किया जा सकता है। अब इन्हें हम देखते हैं कि ये क्या है, MSF क्या है, रेपो रेट क्या है और बैंक रेट क्या है। पहले ये चीज हम देखें तो आप लोगों को पता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक। मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स मतलब आप समझ लीजिए जैसे एक तरफ है हमारा, एक तरफ है RBI, एक तरफ है RBI और दूसरी तरफ है हमारे कमर्शियल बैंक्स। जब भी इन कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए रहता है, जब भी इन कमर्शियल बैंक को, ये जो कमर्शियल बैंक्स है, इन कमर्शियल बैंक्स को जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो ये क्या करते हैं, RBI के पास जाते हैं और RBI से क्या मांगते हैं, पैसे मांगते हैं या लोन लेते हैं और अपना जो भी क्रेडिट है उसकी पूर्ति करते हैं ये कमर्शियल बैंक्स। अब RBI से पैसा लेने के लिए तीन तरीके से आप पैसे ले सकते हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो तीन तरीके से पैसे ले सकती है। इसी को ही हम सिंपल शब्दों में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला रहता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हम कहते हैं MSF। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि MSF के माध्यम से जब भी अगर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स मतलब जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सारे के सारे कहलाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। इन कमर्शियल बैंक्स को जब भी लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो अगर वो ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए उन्हें लोन चाहिए, कभी भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए और वो भी ओवरनाइट लोन चाहिए, वन डे के लिए आप समझ लीजिए, एक दिन के लिए चाहिए, तो जो फैसिलिटी ऑफर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे ही हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि ओवरनाइट के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए वो जो लोन है वो ऑफर करता है, वो कहलाता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देख लीजिए यहीं पे ही डेफिनेशन इसकी, अ फैसिलिटी अलाउिंग बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट हायर रेट देन रेपो रेट टिपिकली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन रहेगी, ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए क्या चाहिए, बैंक्स को पैसे चाहिए, तो इस माध्यम से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। और ऑब्वियसली बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए, तुरंत लोन चाहिए, तो वो क्या होगा, एक जो उसका ब्याज दर है वो हमेशा क्या रहेगा, रेपो रेट से ज्यादा रहेगा। ये चीज यहां पे बताने की कोशिश की गई है। दूसरा देखिए वो है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब ये होता है कि जब भी जो हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, इन कमर्शियल बैंक्स को लोन की आवश्यकता होगी RBI से,
और वो लोन उन्हें चाहिए वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म बोले तो 2 से 14 दिन के लिए। एक दिन के लिए अगर बहुत ही ओवरनाइट लोन चाहिए तो एमएसएफ फैसिलिटी के माध्यम से। रेपो रेट में ये होता है कि जब भी शॉर्ट टर्म बोले तो 2 से 14 दिनों के बीच के लिए लोन चाहिए और कह रहा है कमर्शियल बैंक कि मैं 14 डेज में आपको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। सो उस जो मेथड है उसे कहते हैं हम रेपो रेट। The repo rate is the interest rate at which commercial banks borrow short-term funds from the central bank by selling government securities with an agreement to repurchase them at later date। मतलब जो मैंने आपको बताया कि 2 से 14 दिनों के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए, हम 14 डेज में वापस कर देंगे और उसके बदले क्या देते हैं, ये वहां पे कुछ कोलेटरल जमा करते हैं कि आपको उनके पास जो सिक्योरिटीज थी, जो बॉन्ड्स थे, उन्हें क्या कर दिया, आरबीआई को सेल कर दिया या आरबीआई के पास रखा कोलेटरल के तौर पे और उसके बदले क्या ले लिया, लोन ले लिया। सो ये क्या कहलाता है, हमारा रेपो रेट कहलाता है। तीसरा होता है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट मतलब जब भी कमर्शियल बैंक को लोन लेना है आरबीआई से और अब 14 दिन से 28 दिन लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब वो भी 28 डेज तक के लिए लोन चाहिए, तो जिस रेट से आरबीआई उन पे चार्ज करता है उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट या बैंक दर। आप समझ गए होंगे। एक दिन के लिए चाहिए तो एमएसएफ मतलब ओवरनाइट इमरजेंसी सिचुएशन है तो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर 2 से 14 दिनों के बीच में लोन चाहिए और कुछ वहां पे कोलेटरल जमा करवाएंगे तो वो कहलाता है रेपो रेट। और बैंक रेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब लॉन्ग टर्म भी बोले तो 28 डेज तक के का लोन अगर चाहिए उन्हें 28 डेज में, और उसके लिए यहाँ पे ये जो बैंक रेट्स में अगर बैंक रेट पे लोन लेते हैं तो कुछ कोलेटरल्स जमा करने की जरूरत नहीं रहती है। इसे ही कहते हैं हम बैंक रेट, द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। इट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, आप समझिए कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कैसे, अगर जो सेंट्रल बैंक है वो ये जो एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट इनका रेट हाई कर दे, मतलब कि उस पे इंटरेस्ट रेट हाई कर दे, तो ये जो होंगे कमर्शियल बैंक ये लोन लेने से क्या करेंगे, बचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे नहीं। या अगर हायर रेट पे लोन ले रहे हैं तो लोगों को भी क्या करेंगे, ये जो कमर्शियल बैंक है ये लोगों को, जो आम नागरिक है उन्हें क्या देंगे, उधार देते हैं या लोन देते हैं तो वो भी क्या कर देंगे, हायर रेट देंगे। अब हायर रेट देंगे तो लोग क्या होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब वो लोन ज्यादा नहीं लेंगे तो जो मनी सप्लाई है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मनी सप्लाई हमारा कंट्रोल हो गया। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि मनी सप्लाई लोगों के पास अब क्या हो गया, कम हो गया, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, तो ये ऐसा कर सकता है आरबीआई कि यही एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट इनको क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। अब कमर्शियल बैंक्स को कम ब्याज दरों पे क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है आरबीआई से। अब कमर्शियल बैंक को कम ब्याज दर में मिल रहा है तो वो लोगों को कम ब्याज दरों में क्या देगा, लोन देगा। तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे, लोन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो सीधे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यही होता है एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट। अब आपको ये तो 3 समझ में आ गए होंगे। इसके आगे होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब ऐसे रेट जिसके माध्यम से जो हम रेपो रेट पढ़े थे उसी का ही उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई अब कमर्शियल बैंक से क्या लेगा, पैसे लेगा, तो जो इंटरेस्ट रेट चुकाएगा उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। अब जब भी आरबीआई के पास पैसा रखा कमर्शियल बैंक ने तो कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो कहलाता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ एन एग्रीमेंट टू रीपरचेस देम। समझ गया कि आप कुछ सिक्योरिटीज, जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स किसे दे देता है, कमर्शियल बैंक्स को दे देता है, और कमर्शियल बैंक से क्या देता है, कुछ पैसे अपने पास जमा करवाता है और उसके बदले कुछ इंटरेस्ट रेट देता है, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अगला, ये तो कुछ टूल्स थे जो हमने पढ़े, कौन कौन सा, एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब ये जो 2 टूल्स हैं, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम कहते हैं सीआरआर एंड एसएलआर। ये जो सीआरआर एंड एसएलआर टूल्स हैं ये है
कि जब भी एक कमर्शियल बैंक है उसे अपना कुछ रिजर्व, जितना भी उनका डिपॉजिट है उसमें से कुछ रिजर्व बैंक के पास हमेशा आपको क्या करके रखना है, रिजर्व फॉर्म पे रखना है। उसे ही हम कहते हैं सीआरआर और एसएलआर या रिजर्व रेशियोस। सबसे पहला कैश रिजर्व रेशियो, नाम से ही क्लियर होगा आपको कि रिजर्व तो रखना है लेकिन किस फॉर्म में रखना है, कैश फॉर्म में रखना है। मतलब अगर समझ लिए आप कि 1000 करोड़ में कोई बैंक खोल रहा है, जैसे कि बैंक ओपन हुआ और वो बोल रहा है कि 1000 करोड़ रुपए में मेरा क्या है, पूरा का पूरा क्रेडिट है, उसमें से आरबीआई बोलेगा कि आप हमारे पास 1000 करोड़ का लगभग 10 से 20% हमारे पास आप क्या करके रखो, कैश फॉर्म में जमा करके रखो, कि अगले आगे चलकर शायद अगर आपका बैंक डूब जाए तो हम क्या करें, इस रिजर्व रेशियो से क्या करें, लोगों का पैसा चुका सके। इसीलिए ऐसा सारा पैसा जो नगदी फॉर्म में या कैश फॉर्म में कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट इन रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। Increasing CRR reduces the money banks can lend while decreasing it allows more lending। समझ गए होंगे आप कि CRR कितना कैश फॉर्म में पैसा रखना है। अगर आरबीआई ने ज्यादा CRR परसेंटेज बढ़ा दिया, बोला नहीं अब 30% हमारे पास जमा करो, तो 1000 करोड़ का 30% जब वो जमा करेंगे तो उनके पास क्या हुआ, बैंक के पास कम पैसा बचा। कम पैसा बचा मतलब वो कम पैसे लोगों को उधार दे सकते हैं। जब कम पैसे उधार देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जबकि अगर सीआरआर हमने कम कर दिया, रिजर्व बैंक ने कम कर दिया, सो सीआरआर कम हुआ, मतलब अब कम परसेंटेज बैंक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। कम परसेंटेज अगर करेंगे तो लोगों को, जो आम नागरिक है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। ज्यादा लोन दे दिए तो फिर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से होता है कैश रिजर्व रेशो। और दूसरा वही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम कहते हैं एसएलआर। बैंक को कुछ पैसा एक तो कैश फॉर्म में जमा करके रखना पड़ता है रिजर्व में, और दूसरा कुछ पैसा जो बैंक्स रहते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, उन्हें लिक्विडिटी फॉर्म में, मतलब वो गोल्ड हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या कुछ कैश हो सकता है, उस फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। उसे कहते हैं हम एसएलआर। आपको सीआरआर तो रखना ही रखना है, दूसरा कुछ हिस्सा आपको क्या करके रखना है, आपको रिजर्व बैंक के पास इन फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में आपको डिपॉजिट करके रखना है। लगभग 20 से 25% जो आपकी वेल्थ है, उस वेल्थ का, नेटवर्थ का, इतना आपको कहां रखना पड़ता है, आपको रिजर्व बैंक के पास। तो उसे हम कहते हैं एसएलआर। आप समझ गए होंगे इन टूल्स के माध्यम से जो हमारा सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रख रहा है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई को कंट्रोल करके ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये वाली चीजें अचीव कर रहा है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स थे। इसी के अलावा क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी मेथड जिसके माध्यम से क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं किया जाता कि कितना पैसा आएगा इकोनॉमी में, वो तो हम क्वांटिटेटिव टूल से कंट्रोल कर रहे हैं, बट किस सेक्टर में ज्यादा पैसा आए, किस सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इस चीज को जब अचीव करना है तो हम क्या टूल्स यूज करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल्स। कंट्रोलिंग द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, कि जो पैसा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा हो या इंडस्ट्रीज में ज्यादा लगे या सर्विस सेक्टर में ज्यादा लगे, तो इस डायरेक्शन को कंट्रोल करना, ये सब क्या करता है, क्वालिटेटिव टूल्स का काम रहता है। क्वालिटेटिव टूल्स में जो 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स है, सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दूसरा मॉरल सॉसेशन, तीसरा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सीलिंग, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये कुछ टूल्स हैं जिसके माध्यम से, क्वालिटेटिव टूल्स के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है आरबीआई। ये जो टूल्स हैं या क्वालिटेटिव टूल्स, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी और उसके क्या क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।